Good morning to class 8th. So class, we are on the chapter of civics, chapter 5, judiciary. We have started the chapter and we came to know that what is judiciary. हमने इतना पढ़ा था judiciary के बारे में और it is a we don't know that judiciary is the third part of government, है ना. फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, देन सेकंड एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. तो हम लोग जो है जुडिशरी के बारे में जाना था कि जुडिशरी क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट. हमने रोल ऑफ द व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, हमने इसका रोल देखा था कि कैसे अपना रोल प्ले करती है इंडियन गवर्नमेंट में. इंडियन गवर्नमेंट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट का जिसका ये मतलब कहीं भी जुडिशरी सिस्टम तो हर जगह होता है ना, तो सब जगह ये क्या किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ना. इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी किसी के भी अंडर में नहीं आती है, चाहे वो मतलब इंडिया का चाहे कोई गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, हर सबको रूल्स फॉलो करने होते हैं और सब पर ये आवाज उठा सबको जो है अपने डिसीजन दे सकती है और डिसीजन में चेंज भी कर सकती है. इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको ये बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी में कि क्या करती है ये. अगर गवर्नमेंट के जो आपका ये वाला था जुडिशियल रिव्यू, एक सेकेंड, हाँ जुडिशियल रिव्यू में मैंने वो आपको ये समझाया था कि गवर्नमेंट भी कभी कोई लॉ पास करती है ना, तो अगर उस लॉ में कोई खामियां है या कुछ है, प्रेसिडेंट ने भी बाय चांस प्रेसिडेंट ने भी आपकी वो चीज क्या कर दी, पास कर दी, तो उसमें अगर कोई कमी लगती है जुडिशरी को लगता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, बहुत ही कम या रेयर कंडीशन में तब ये है, मतलब मीन्स ये है इसके पास में राइट होता है कि ये आगे जो है उस पर स्टेप ले सकती है जुडिशरी, और किसी के पास में ये राइट नहीं होता है. तो इसमें इसलिए ये जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहलाती है. अब नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लेसन 6 का जुडिशरी, लेसन 5 सिविक्स का जुडिशरी का व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, है ना. अब तक हमने यही देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी. तो इंडिया में स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स यानी जो जुडिशरी के अंदर कोर्ट सिस्टम आता है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है ना. तो देख लेते हैं क्लास. There are 3 different levels of courts in our country. Civil courts are at the lower level, while only one at the apex level. देखिए जो लोअर लेवल पर नीचे से ऊपर चलता है ना, सबसे नीचे जो है सिविल कोर्ट्स होते हैं, एक नहीं कई भी दो भी हो सकते हैं. उसके नीचे भी क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोर्ट्स हो जाते हैं. तो ये कई सारे हो गए, लेकिन ऊपर जैसे ही उसके ऊपर बढ़ेंगे आप तो आपको सिर्फ एक ही हाईएस्ट कोर्ट जो आपको एक ही मिलेगा ऑल ओवर इंडिया. वो हमारा क्या कहलाता है देख लेते हैं. वो हमारा कहलाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो जहाँ पे जो इट मीन्स जो कोर्ट सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला आपका सुप्रीम कोर्ट जो कि किसी भी कंट्री मतलब हमारी इंडिया में एक है, और कहाँ पर है न्यू दिल्ली. इसके अलावा फिर सेकेंड हम तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं. पहले द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी. तो इंडिया की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है. इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और किसके द्वारा इसका जो है मतलब किसके द्वारा इसके अंदर सुनवाई वगैरह होती है, चीफ जस्टिस के द्वारा इंडिया के. ठीक है. द डिसीजन एंड मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में जितने भी अदर कोर्ट्स हैं, आपको बताया कि एक सीनियर कोर्ट जो हाईएस्ट है वो तो एक ही है, इसके अंडर में ही आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सही सारे सिविल कोर्ट्स आते हैं. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, और इसका जो जस्टिस होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं. पूरी कंट्री का एक कोर्ट तो एक चीफ जस्टिस हो गया आपकी पूरी कंट्री के ऑल ओवर कंट्री, है ना. और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करता, और पूरी कंट्री में सबको मान्य. अगर इन्होंने कोई डिसीजन सुना दिया है तो वो क्या होगा, सर्वमान्य होगा. अदर कोर्ट जो इनके अंडर में हाई कोर्ट आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रही है, वो सब इनके डिसीजन को मानेंगे. तो इससे समझ में आ रहा होगा सुप्रीम नाम ही देखिए, सुप्रीम सुप्रीम क्या मतलब सबसे हाईएस्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. नाउ इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबऑर्डिनेट कोर्ट. हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो आते हैं हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आते हैं. तो अलग अलग स्टेट्स के जो है हमारे हाई कोर्ट होते हैं. जैसे इंडिया में अगर 28 स्टेट्स है, सबके कहीं पर किन्हीं स्टेट में से जिनकी ज्वाइंट कैपिटल है, जैसे चंडीगढ़ है ना, पंजाब और हरियाणा कैपिटल है, तो उनके हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है.
तो इसके सुप्रीम कोर्ट का हमें नेक्स्ट अथॉरिटी हमारे पास होती है हाई कोर्ट की, जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं, और हाई कोर्ट में मतलब स्टेट लेवल पे होते हैं, और हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, और कहीं कहीं पर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट है, जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का, है ना। इसी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे पास देख लेते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट में हमने नेक्स्ट क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो मोस्ट पीपल इंटरेक्ट एट दिस लेवल ईच डिस्ट्रिक्ट इज प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं उसके बाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो हमारे स्टेट लेवल पर है, उसी के नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट होता है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे हमारे जो होते हैं हाई कोर्ट होते हैं। तो क्लास इससे ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे ऊपर पूरी कंट्री में एक कोर्ट हो गया जो कि हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट के हमारे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अगर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट होगा, है ना। इसी तरीके से हमारा स्टेट में हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जैसे यहाँ का जोधपुर, और जोधपुर में हाई कोर्ट, है ना। इसी तरीके से हमारा जो है ऑल ओवर कंट्री एक कोर्ट है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और वहां से कोई भी जजमेंट पास हुआ है तो वो हमारे ऑल ओवर कंट्री वही चीज मान्य होती है, यानी हाई कोर्ट को भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स as all these different levels of courts are connected to each other। क्योंकि इंडिया में क्या है जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि जो भी हायर कोर्ट जो भी डिसीजन दे रहा है वो उसके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या हम कहते हैं लोअर कोर्ट उन सब में मान्य होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई, आपने सबसे पहले अप्लाई करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैटर है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अप्लाई करा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको डिसीजन मिला, फिर आपको उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको लगा कि नहीं यहाँ नहीं, तो आपके पास में फिर से एक जो है चॉइस है, आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी, फिर हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको लगा कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, हाई कोर्ट ने भी गलत डिसीजन दिया है, आप सेटिस्फाई नहीं है। कुछ तो होते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से लेकिन जो डिसीजन आ जाएगा, देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को बदल दे, बहुत कम, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी कोई वैसे थोड़ा खराब थोड़ा ना होते हैं, वो भी काफी एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन बदल जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बदल दे, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज होती है, बेंचेस होती है। देखिए हाई कोर्ट में भी जो ये हाई कोर्ट सिस्टम होता है इसमें भी क्या होते हैं बेंचेस होती है, एक डबल बेंच और एक सिंगल बेंच। सिंगल बेंच में सिंगल जजेस बैठते हैं, और जो है आपके डबल बेंच में 2 जजेस बैठते हैं। तो जो डिसीजन कहने का मतलब ये है, जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि एक से दूसरे में, तो जैसे आपकी सुनवाई हुई, आपने सिंगल बेंच में अप्लाई किया, तो सिंगल बेंच में आपके एक जज ने फैसला सुनाया उस सुनवाई को, जो एक जज है वो भी जो आपका कोई डिसीजन देगा किसी केस से रिलेटेड, तो वो यूं ही नहीं दिए जाते हैं, काफी लंबी दोनों पक्षों की सुनवाई हो जाए, सब कुछ सोच समझ के तब डिसीजन दिए जाते हैं। फिर अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने डबल बेंच में अप्लाई कर दिया, अब डबल बेंच में 2 जजेस बैठे हुए हैं, तो 2 जजेस आपको डिसीजन देंगे। ठीक, फिर डबल बेंच से जो डिसीजन जाता है उसके बाद में जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब आपने अपील कर दी तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डबल बेंच का डिसीजन को चेंज कर दे। ठीक है, ये कर सकता है, कुछ और ऑप्शन दे सकता है, ये बदलाव कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, आपने कुछ तथ्य ऐसे कुछ फैक्ट्स ऐसे दिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इतना कर सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस कर दे, है ना, तो कुछ बदलाव कर दे, लेकिन डिसीजन बिल्कुल ही अलग कर दे, उसके अपोजिट में दे दे। जैसे मैंने टू साइड ली, मैंने एक ली ए और एक दूसरी ली मैंने बी, तो जो डिसीजन आया वो ए के फेवर में आया, फिर ए ने जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील लगाई, इसने एप्लीकेशन लगाता है, एप्लीकेशन फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा थोड़ा ना होगा कि वो डिसीजन जो है ए से हटा के बी के उसमें कर देगा, नहीं, वो कुछ ये कर सकता है, कुछ रियायत दे दे, कुछ और बदलाव कर दे कि ठीक है आप डिसीजन जो है ए के उसमें ही रहेगा, लेकिन क्या कर सकता है थोड़े बहुत और कुछ चेंजेस कर सकता है, क्योंकि जो नीचे के भी जजेस होते हैं वो भी पूरा प्रूफ लेकर हर चीज को देखते हुए तब डिसीजन दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है हम लोग इंडियन सिटीजन है, तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि एक के बाद में हम दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं।
नेक्स्ट आया था हमारे पास अपेलेट सिस्टम, तो यही चीज हमारी कहलाती है अपेलेट सिस्टम। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। इट इज द अनदर वे दैट डिफाइंस द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ कोर्ट। तो ये जो सिस्टम है कि अगर हमें लोअर कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आया, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम हायर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज कहलाती है, ये अपेलेट सिस्टम कहलाता है। और ये अपेलेट सिस्टम हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि बाय चांस हमारे लोअर कोर्ट से कोई डिसीजन आया, उससे हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं सेटिस्फाई है कोई भी पक्ष, तो वो आगे जाके उसको फिर से चैलेंज कर सकता है। और इसी को हम अपेलेट सिस्टम कहते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लिंक है। और दूसरी चीज मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया ही कि डिसीजन बहुत रेयर चांसेस में बदला, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट तो नहीं हो पाता, क्योंकि जो नीचे के जजेस भी होते हैं वो भी बहुत सोच समझ के ही डिसीजन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है? तो क्लास नाउ डज, मैंने आपसे पूछा कि मतलब कि क्या हर कोई जा सकता है कोर्ट? तो देख लेते हैं। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, बट इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। देखो यहाँ पे बात कह दी कि इंडिया में सारे सिटीजन को जो है राइट है कोर्ट जाना, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी में क्या है? राइट तो सबके पास में है और हर किसी को अपने हक की बोलने मतलब हक लेने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है कि जो गरीब है, गरीब इंसान है, मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल यहाँ पे रहते हैं, तो क्या वो कोर्ट कचहरी खेल सकता है? इतने सालों साल कुछ तो पैसा खर्च होगा, कुछ नहीं, आने जाने का किराया और समय बर्बाद, हर चीज है, और टेंशन नहीं होती क्या? तो ये रियलिटी में अगर हम देखें तो कोर्ट को जाना, कोर्ट में सुनवाई कराना सालों साल को, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही मुश्किल, कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीजें हैं, क्योंकि समय लग जाता है डिसीजन होने में, है ना? अगर रियलिटी देखो, वरना और अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये हिम्मत भी चाहिए कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर काटने के लिए। तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए ग्रेट डील ऑफ टाइम। देखो है, लीगल प्रोसेसेस जो होती हैं इनमें क्या होता है, पैसा भी चाहिए, पेपर वर्क भी चाहिए, और आपको टाइम भी चाहिए सबसे ज्यादा। और क्या जो गरीब इंसान होगा वो अगर इसमें टाइम लगाएगा तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, है ना? तो in response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or pill to increase access to justice। तो यहाँ पर इसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसी चीज के लिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाई। इससे क्या था कि जो गरीब इंसान है वो भी जो है इसके थ्रू क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन डाल सकता है। So it allowed any individual or organization to file a bill in the higher court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। तो इसमें क्या है, आप जिसके समय गलत हुआ है वो जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने इसके खिलाफ एप्लीकेशन डाल सकता है। और ये सबके लिए बिल, चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। इसके अलावा जो ये बात कही गई है, कई बार आपने सुना भी होगा कि न्याय में देरी न्याय अन्याय है, न्याय में देरी अन्याय है। कहने का मतलब है आपने मुझे जरूरत आज थी, आपने कई सालों बाद जाके, जब मैं कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है उसके बाद डिसीजन आता है, तो क्या फायदा, वो आज दुनिया में ही नहीं है, आपने डिसीजन अब दिया जाकर, है ना? तो ये भी क्या एक अन्याय ही तो है। अब जैसे निर्भया वाला केस आप लोगों ने बताया, तो निर्भया में अगर उसके सामने डिसीजन हो जाता तो उसको भी खुशी होती कि मेरे संग जो गलत हुआ उस चीज का भगवान ने मतलब इंसाफ हो गया। लेकिन क्या है, इतने आफ्टर द इंसान इस दुनिया में नहीं है, काफी सालों बाद वो चीज हो रही है, तो कोई फायदा नहीं होता। ऐसी मानो कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए तो आपने आज अपील करी, है ना? तो आप अगर वो डिसीजन, आपकी उम्र है उसमें, तो अब उम्र एक समय के बाद जब निकल जाए तो आपकी आधी लाइफ तो ऐसे ही निकल गई, और बाद में जाके आप डिसीजन दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
So, however, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizen. लेकिन कितना भी कुछ कह लीजिए, जस्ट देर से हो रहा है, सभी बातें हैं, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो लेकिन हम इस चीज से मना नहीं कर सकते कि जुडिशरी है वो हमारी इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में कंट्री को सही तरीके चलाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री है, जो कि लेजिस्लेचर ले लो, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स ले लो, एग्जीक्यूटिव ले लो, चाहे हर तरह से इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है जो क्या करती है कि हमारे कंट्री के एक एक पीपल, मतलब सबका विश्वास कि हाँ कंट्री में सही से काम हो रहा है, वो विश्वास जो है आप जुडिशरी पे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया कंप्लीट हो गया क्लास। अब इसमें रिलेटेड अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Now your chapter is completed. Thank you, class.